वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने कहा था आपको कि हम कंपनी लॉ का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन आप कह सकते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम भी रीड कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ में जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप अभी अपने साथ अपने बुक, अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो नहीं निकाली तो आप निकाल के एक साइड रख लो। उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आप एक बार रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। उसके बाद अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप सबके पास मेरा नंबर होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स है, जो पार्ट 1 हमने डिसाइड किया है पढ़ने का। रिवीजन नहीं कहेंगे अब से, पढ़ने का जो हमने डिसाइड किया। तो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, क्यों आया, कैसे आया, तो एक एक करके चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो क्या है ना, कि जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आप सभी में आपकी लोकेलिटी में किराना स्टोर होगा। नॉर्मल डिपार्टमेंटल बड़े बड़े बिग बाजार टाइप के मैं बात नहीं कर रही। एक नॉर्मल किराना स्टोर होगा जहाँ पर एक पर्सन बैठता है, और जब वो नहीं रहता तो उसकी फैमिली में से कोई भी एक पर्सन बैठ जाता है उस पर्सन के एब्सेंस में। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशंस एक बिजनेस, जब आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस बहुत सारे फॉर्म्स में किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात है कि जब आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस फॉर्म में बिजनेस करोगे। एम आई क्लियर? किस फॉर्म में बिजनेस करोगे। अब इन सब को डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं। जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कौन सी एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था? किराना स्टोर के। ठीक, आपका ये घर है और ये आपके पास का ये स्टोर है। तो इस केस में क्या होता है, मिस्टर एक्स कह सकते हैं, हमारे अंकल हैं मिस्टर एक्स, जिनकी ये स्टोर है। और जो ये स्टोर है ना, उसी के पीछे उनका घर, अपना घर भी है जिसमें उनकी पूरी फैमिली रिसाइड करती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर बाई चांस मिस्टर एक्स को कुछ भी होता है तो ये बिजनेस का क्या होगा, ये बिजनेस कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? आपने तो कहा था मैम कि अगर मिस्टर एक्स नहीं बैठते तो कोई भी उनकी फैमिली मेंबर बैठ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो, क्या उन सब फैमिली मेंबर्स को ये पता होगा कि डेटर्स कौन है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर्स कैसा है, कहाँ से मिस्टर एक्स सामान लाते हैं, कितनी कॉस्ट पे लाते हैं, कितनी कॉस्ट पे चीज़ों को बेचा जाता है? बिल्कुल नहीं। वो बस एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, उन्हें उन सब चीज़ों के डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। क्लियर? उन सब चीज़ों के डिटेल में कुछ भी नहीं पता होता। तो अगर मिस्टर एक्स को कुछ भी हुआ, गॉड फॉरबिड, अगर मिस्टर एक्स को कुछ भी हुआ तो ये बिजनेस यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर उस फैमिली में किसी को स्टार्ट करना है, उसे कंटिन्यू करना है, तो उसे सब कुछ समझना होगा, सब कुछ जानना होगा। लेकिन हम एक बार के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि मिस्टर एक्स के घर में कोई उतना समझदार नहीं था। ठीक है, या फिर अगर था भी, उनके फैमिली मेंबर, उनके बच्चे हैं, तो वो कुछ और प्रोफेशनल काम करते हैं। ठीक है, तो वो इस बिजनेस में अब नहीं बैठना चाहते, वो अपने जॉब्स में लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये शॉप क्लोज हो जाएगी। इससे आप सब क्या समझे, अगर मिस्टर एक्स इज वर्किंग तब तक ये बिजनेस चलेगा। इफ बाय चांस मिस्टर एक्स, anything happens to Mr. X, this business closes. Clear? ये सब तो आपको समझ आ गया। फिर एक और बात करते हैं। फिर आपने कहा कि मिस्टर एक्स है
उनके साथ मिस्टर वाई भी एक। उन्होंने सोचा कि हम साथ में मिलकर ये काम करते हैं, एक गारमेंट का शोरूम, शोरूम नहीं कहेंगे, गारमेंट शॉप स्टार्ट करते हैं। तो जब मिस्टर एक्स एंड वाई ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया, तो उन्होंने अपने म्यूचुअल, अपने अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ों को डिसाइड किया होगा कि अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और किस तरह से बटेगा आपस में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप सबको पता होगा पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर आप लोग, आप और आपके पार्टनर को कुछ भी होता है, यहाँ मैं एक्सट्रीम एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको कंपनी और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ों को समझाना है, ठीक है। तो फिर मैं बाद में इन्हीं सब एग्जांपल्स का रेफरेंस लूँगी, ओके। तो एक बार के लिए हम समझ गए कि मिस्टर एक्स और वाई ने साथ मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद गारमेंट शॉप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनका उनके शॉप में बहुत सारे लॉसेस हुए क्योंकि 5 टू 6 मंथ्स उनके शॉप खुल नहीं पाए। तो तो बहुत सारे लॉसेस की वजह से उन्होंने डिसाइड किया दैट वील क्लोज द शॉप। अब इस केस में अगर क्लोज होता है तो क्या होगा, जो भी इन्वेंट्री होगी, जो भी स्टॉक होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रॉफिट होगा उनके पास, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर है उनके पास प्रॉफिट, तो वो आपस में बांट देंगे और ये बिजनेस क्लोज हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। फिर नेक्स्ट हमने डिसाइड किया कि सभी जब हमने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया तब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जब हमने पार्टनरशिप में किया तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हमने लास्ट में डिसाइड किया कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसमें, और उसका फॉर्म क्या होगा, कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, आप लोग, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने फाउंडेशन के बाद अब एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट की है और आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो वील स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। कंपनी ये होती है कि कंपनी के पास, कंपनी ऐसी एंटिटी होती है, पहली बात कि कोई नेचुरल एंटिटी नहीं है। जैसा कि हमने पुराने एग्जाम्पल्स में देखा था, पार्टनरशिप फर्म क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मिस्टर एक्स और वाई ने, आप सबको याद होगा, मिस्टर एक्स और वाई ने स्टार्ट किया और जो भी उनको बिजनेस करना था, वेंचर करना था, उन्होंने वो कर लिया और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया, ओके। नाउ वील मूव ऑन टू कंपनी। कंपनी क्या होती है, सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है। मतलब इसका असलियत में कोई वजूद नहीं है। आप लिख सकते हो, कोई भी वजूद नहीं है, कोई एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, दे आर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन कंपनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एंटिटी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे मिस्टर एक्स वॉज अ नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इज अ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, लीगल पर्सन का मतलब होता है कि सिर्फ कानून की नज़रों में ही ये एक बॉडी, कॉरपोरेट, एक इसे कुछ माना जाता है। माना जाता है क्या, एक वर्ड होता है इसे, इसकी इसका वजूद है बेसिकली, ठीक है। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द वर्ड। तो इसको बस लॉ की नज़रों से अगर हम देखें तब कंपनी कुछ होती है, नहीं तो अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखो तो आपको कहीं भी कंपनी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लॉ की नज़रों से देखो तो आपको एक पर्सन दिखेगा, वो है कंपनी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, we'll discuss and move on to the characteristics, okay। फिर दूसरी बात है, पर मैम आप ये तो बताओ मुझे कि कोई कंपनी क्यों बनाएगा, ठीक। कंपनी पे तो कंपनीज एक्ट लगता है। अब
और पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट भी लगता है, आप ये भी कह सकते हो। कंपनीज़ पे कंपनीज़ एक्ट लगता है और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। मतलब आपको ये फॉर्म, वो फॉर्म, ये लॉ, ये चीज़ सब कुछ देखनी पड़ती है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में उतना कोई झंझट नहीं है। तो इसको अगर हम ये भी मान लें कि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिर्फ मिस्टर एक्स, और पार्टनरशिप मतलब जहाँ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों हों, उस केस में हम मान सकते हैं कि ये बहुत ही लेमैन मतलब जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो को लॉ की उतनी समझ नहीं है बेसिकली। आप सीएस कोर्स कर रहे हो तो यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर एक्सपर्ट इन लॉ, ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं। तो इसलिए वी नीड टू हैव अ होल्ड ऑन कंपनी लॉ, ठीक है। तो फिर हमने ये देख लिया कि चलो ये सब हो गया। पार्टनरशिप फर्म पे पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगता है, और कंपनीज एक्ट जहाँ लगता है वहाँ पे कंप्लायंसेस होते हैं। तो आपने मेरे से पूछा कि मैम ये बताओ कि फिर मैं कंपनी बनाऊंगा ही क्यों या बनाऊंगी ही क्यों, जब इसमें इतना झंझट है। आप समझ रहे हो? क्योंकि नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि इसमें तो बड़ा झंझट है, क्यों मैं बनाऊंगा, फालतू में खर्चे हैं, इस कंप्लायंसेस के लिए पैसे दो, फिर टैक्स एंड ऑल, बहुत सारे झंझट है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, इट हैज़ अ परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल का मतलब क्या, मतलब आपके रहने ना रहने से कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, उसके बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आए, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो गई? नहीं, उसको कैरी ऑन किन्होंने किया, उनके उनके सन जो कि मुकेश एंड अनिल अंबानी जी हैं, ठीक है, उन्होंने उसे कैरी ऑन किया। तो आप ये क्या समझते हो इससे, कि कंपनी किसी भी पर्सन के होने ना होने के मोहताज नहीं है। मतलब आज आप हो, कल अगर मुकेश अंबानी जी को भी कुछ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म में सबसे बड़ी जो बात क्या होती है कि जो ओनर्स होते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ रहता है, और जो मैनेज करता है, वो अलग होती है। अब आप पूछोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी शेयर्स में इन्वेस्ट किया या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कभी इन्वेस्ट किया शेयर्स में? तो जब वो शेयर्स लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मालिक। उनका पैसा लगता है शेयर कैपिटल में। आपने अकाउंटिंग की होगी, 10th +2 में आपने सीखा होगा कंपनी की अकाउंटिंग। तो शेयर कैपिटल में आप पैसे देते हो ओनर होके, और आपको आपने डायरेक्टर भी सुना होगा कि मुकेश जी वहाँ के डायरेक्टर हैं, रतन टाटा तो अब डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ही इज़ जस्ट अ शेयर होल्डर। लेकिन उनको तो हम रिलायंस की बात करते हैं तो मुकेश जी इज़ अ डायरेक्टर। और ऐसा नहीं है कि मुकेश जी डायरेक्टर हैं, बहुत सारे और भी लोग डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो कि कंपनी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो ये बात आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो कंपनी होता है ना, उसमें जो ओनर्स है वो चाहे रहे या ना रहे, जो मैनेजमेंट है वो चाहे रहे या ना रहे, ये कंपनी का एग्जिस्टेंस किसी के रहने ना रहने से कभी नहीं रुकता। ओके, वी आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट? तो हमने क्या पॉइंट्स अभी पढ़े हैं कि पहला तो, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। पहला है कि आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता। फिर है कि इट इज़ अ लीगल पर्सन, लॉ की नज़रों में है ये एक पर्सन। फिर है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट we'll move on. Just a second, let me check if I'm missing any point. हाँ, तो दूसरे पॉइंट में क्या है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने
आप मिस्टर एक्स हो और आपका एक क्रेडिटर है जिनसे आपने स्टॉक लिया था 10 लाख का। आपका गारमेंट शॉप है, ठीक है। वही हम जो ये एग्जाम्पल देख रहे थे मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वाला, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मिस्टर एक्स ने पैसे लिए थे, पैसे नहीं, स्टॉक लिया था क्रेडिट पे। उन्होंने पैसे भी नहीं चुकाए थे, उधार पर उन्होंने 10 लाख का स्टॉक लिया था लॉकडाउन के समय। लेकिन हमें तो पता था नहीं कि ये लॉकडाउन हो जाएगा, उसकी जस्ट एज पेन इज नॉट वर्किंग। तो हमें तो पता नहीं था कि लॉकडाउन में ये हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा एंड एक्सेट्रा जो सब आपको पता ही है। तो उन सब चीज़ों में क्या हुआ, आपको पता नहीं था कि आपने जो स्टॉक लाया वो बिकेगा नहीं, और आपने उसी की बदौलत जो आपका नॉर्मल बिजनेस था कि आपका एक महीने में 10 लाख का स्टॉक बिक जाता था, तो आपने मिस्टर जेड को, ये है मिस्टर जेड, उनको प्रॉमिस किया था कि आप एक महीने के बाद पैसे लौटा दोगे। क्लियर? तो आपने क्या, आप लौटा नहीं पाए क्योंकि आपकी भी मजबूरी थी। जो भी सिचुएशन है, आपने अपने स्टॉक तो बेचा ही नहीं, और स्टॉक बेचा नहीं उसकी वजह से आपको पैसे मिले नहीं, तो इसलिए आपने आगे मिस्टर जेड को पैसे दिए नहीं। अब क्या हुआ, फिर आपने कंटिन्यूस लॉसेस की वजह से आपने सेल ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया बिजनेस। अब क्या होगा आगे कि मिस्टर जेड बोलेगा, किसको बोलेगा, मिस्टर जेड जस्ट अ सेकेंड, ये दो पार्टनर्स थे, ठीक है। अब मिस्टर जेड कहेंगे, किसको कहेंगे, वो कहेंगे वो कहेंगे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को कि अब मुझे मेरा पैसा वापस करो। लेकिन अब उनका तो कंटिन्यूस वो लॉसेस में चल रहा है, अब वो कैसे वापस करेंगे। तब वो क्या करेंगे कि वो अपने जो एसेट्स है, पर्सनल एसेट्स, मतलब अपना घर, ज़मीन, ठीक है, आप समझ रहे हो, बॉलीवुड मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कि अपना घर, ज़मीन, जो भी उनके पास जो पर्सनल एसेट थी, उनको बेचकर उन्होंने पैसे लौटाए। तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में, कि चाहे आपने अगर लोन आपने किसी से उधारी ली है, आपने आपका किसी बैंक या किसी का भी लोन है आपके ऊपर, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सेल ऑफ करके भी अपने उन लोन्स, उन क्रेडिट्स को चुकाना पड़ता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने अकाउंटिंग की है, 10 रुपये का फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। जब एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो आपने, समझो हम ज़्यादा की बात नहीं करते, हम सिंगल यूनिट की बात करें, एक शेयर ले लिया। अब क्या होगा आपकी, और उस कंपनी का अभी एप्लीकेशन में नहीं था, उसमें उन्होंने 2 रुपये मंगाए थे, बाकी कॉल और अलॉटमेंट में उन्होंने मंगाए थे कितने, 6 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। आपने अभी दे दिया है एप्लीकेशन में 2 रुपये, ठीक है। आप सबने ये अकाउंटिंग कर रखी है, तो मैं अज्यूम करके कुछ बेसिक प्रोविजंस और कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, मैं ये अज्यूम करके आगे बढ़, तो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। फिर 2 रुपये, आपको आपने 2 रुपये तो भर दिए, अब बचा कितना, 8 रुपये। तो आपकी ये जिम्मेदारी, ध्यान से सुनो, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये तक ही बनती है। 8 रुपये कैसे है, ये प्लस दिस, ठीक है। आप सबको समझ आ रहा है कि आप, अगर कंपनी लॉस होती है, कंपनी प्रॉफिट होती है, कितनी भी होती है, आपकी जिम्मेदारी कितनी है, सिर्फ 8 रुपये, क्योंकि आपने 2 रुपये दे दिए। इसका मतलब क्या होता है कि जितने आपने शेयर्स लिए ना, और जितना भी उन एक शेयर का कीमत है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। फॉर एग्जांपल 10, एक शेयर था 10 रुपये और आपने 100 शेयर्स लिए, मतलब आपकी जिम्मेदारी कितनी है, 1,000 रुपये की। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये तक ही देने के लायबल हो, उससे ज़्यादा 1,001 रुपया भी कोई आपसे नहीं मांग सकता, ठीक है। और लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ था
कि मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को अपने घर, ज़मीन एक्सेट्रा को बेचकर भी पैसे लौटाने पड़े थे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें तो आपने समझ ली। फिर एक और पॉइंट आता है इसमें कि आप सबको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे एसेट्स हैं, ऑफिस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, ठीक। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आपने इस कंपनी में, मिस्टर ए ने इस कंपनी में 1000 रुपये दिए हैं तो और आप उसके क्या बन गए, ओनर बन गए। हाँ, तो आपने शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए और आप क्या हो गए, ओनर हो गए इस कंपनी में उतने शेयर्स के। तो अब सवाल उठता है, क्या आप उस फैक्ट्री में भी हक जमा सकते हो कि आप ओनर हो? तो क्या आप हक जमा सकते हो? बिल्कुल। द आंसर इज नो। आपका उस प्रॉपर्टी में, उस कंपनी के कोई भी एसेट्स में, उसके स्टॉक में, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी प्लांट मशीनरी में कोई भी हक नहीं बनता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the ownership of the company does not have any right over the property of the company. This implies, इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ कंपनी ही है, उसके शेयर होल्डर्स नहीं है, ना ही उनकी मैनेजमेंट है। आपने क्या, हमने पहले शुरुआत में क्या डिस्कस किया था कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो भी एसेट्स हैं वो कंपनी के ही है, आपके नहीं है। फिर दूसरा है, अगर कंपनी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी उसे चीट करने की कोशिश करता है, तो क्या कंपनी उस पर केस कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है? द आंसर इज यस, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंपनीज। और उसकी वजह से, जब सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी वजह से इट हैज़ द कैपेसिटी टू सू एंड बी सूट। बी सूट का मतलब क्या होता है? देखो, एक हम अभी क्या कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स देख ले रहे हैं, क्योंकि देखो, आप पढ़ खुद भी सकते हो, लेकिन वी विल स्टिल रीड ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द स्टडी मटेरियल वन बाय वन, बट आवर प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो, आपने पढ़ा तो पहले भी होगा, आपने लेक्चर्स किसी ना किसी फैकल्टी के लिए ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया, मैं अगर ये सोच रही हूँ कि आप ये वीडियो दूसरी बार देख रहे हो एक फैकल्टी के देखने के बाद, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा समझ, तो इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, और कॉन्सेप्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इस पूरे जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। रीडिंग we'll do one by one, but building concepts is our first priority. Okay? तो कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड मतलब, अगर कंपनी, उसके मैनेजमेंट, उसके ओनर्स कुछ भी गलत करते हैं किसी तीसरे पर्सन के साथ, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो उस पर केस फाइल कर सकता है। सॉरी, थर्ड पार्टी। ओके, वो उस पर केस फाइल कर सकता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, अच्छा एक बात बताओ, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आपने फॉर्म साइन किया होगा, याद है? जब आप सीएस में, अगर आपने फिजिकली जब टाइम रहता था, तब आपने अगर फिजिकली कभी फॉर्म साइन किया है, तो आप क्या करते थे? फॉर्म फिलअप करते थे, सब कुछ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स, अदर कोई भी जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी उसको फिलअप करते थे। उसके बाद क्या करते, लास्ट में आप साइन कर देते थे, ठीक है? उसमें क्या होता था, उसमें आप क्या कहते थे कि जो भी मैंने डिटेल्स ऊपर फिलअप किया है वो वो सही है, उसका
उसकी गारंटी आप लेते हो। आप जब साइन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप गारंटी देते हो कि आपने जो भी डिटेल्स ऊपर फिलअप किए हैं वो सही हो। ठीक है, तो जब आपने ये गारंटी लिया, और कैसे आपने ये गारंटी लिया साइन करके, तो क्या कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है, लॉ की निगाहों में ये एक पर्सन है। तो मैम ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता होगा, ये तो क्वेश्चन है। तो उनका साइन को क्या कहते हैं हम, कॉमन सील। और आपको जानकर खुशी होगी कि कॉमन सील जो भी एंटिटीज के होते हैं, अगर नहीं होते, ज़रूरी नहीं होते पहली बात, तो अगर होते हैं तो वो किन के पास रहते हैं, किसकी कस्टडी में रहते हैं, CS। सो बी हैप्पी। किसके पास है, कंपनी के सिग्नेचर्स हमारे पास, कंपनी सेक्रेटरीज के पास। ओके, तो ये हमने देख लिया, कॉमन सील होता है। फिर है कि ये और भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये आपको, मुझे नहीं लगता समझने में दिक्कत आई होगी, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, हाँ। दूसरा है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि 100 शेयर्स थे 10 रुपए के, आपने 1000 रुपए के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था XYZ ABC लिमिटेड का। तो आप अगर चाहो तो आप उसे सेल ऑफ कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी पर्सन मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में डील करता है, इन्वेस्ट करते हैं, परचेज करते हैं, सेल ऑफ करते हैं, तो उनसे पूछना कैसी ये सब चीज़ें वर्क करती है। क्योंकि क्यूरियोसिटी जब तक आप इस सब्जेक्ट के प्रति नहीं लाओगे, सिक्योरिटीज लॉ भी आपको पढ़ना है, जब तक उस सब्जेक्ट के प्रति आप क्यूरियोसिटी नहीं लाओगे, एक एंथुसियाज्म नहीं लाओगे, वो सब्जेक्ट मज़ा नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप उसे सेल ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल हाँ। इसको कहते हैं हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक, दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बातों बातों में, अराउंड हाफ एन आवर का टाइम लग गया, पर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स इन क्वाइट डिटेल। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।